सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार बंसीधर अर्थात मोहन के जो पिताजी थे वो उनकी उम्र हो चली थी और वो अब काम करने में असमर्थ थे, इसलिए मोहन क्या होता है कि खेतों में जो जंगल झाड़ जो उगाए थे उसको काटने के लिए निकल पड़ता है। इसके साथ ही साथ उनके पिताजी जो यजमानी किया करते थे। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था मियां नसरुद्दीन पढ़ाने के दौरान कि पैतृक पेशे को स्वीकार करना उचित है या अनुचित है। आप लोगों ने से मैंने ये पूछा था प्रश्न, साथ ही इसका उत्तर भी मुझे मिला था कि नहीं सर अनुचित है, कोई ज़रूरी नहीं है या बाध्यतामूलक नहीं होनी चाहिए कि हम उसी पेशे को अपनाएं। और मैंने इसका समर्थन भी किया था कि बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार उनको अपना जीवन में आगे चलकर क्या करना है उन पर छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए, उनको सही रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहना चाहिए। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अगर किसी के आप में से डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील से लेकर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर से लेकर कोई भी पद पर अगर वो जाना चाहते हैं या उस क्षेत्र विशेष में अगर उनकी रुचि है तो उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए कि आपको इसी क्षेत्र विशेष में ही जाना होगा। लेकिन माता पिता का मार्गदर्शन एक बच्चे के लिए हमेशा जरूरी होता है। और इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट भी हो जाएगा कि किस प्रकार जब बंसीधर अपने ही जाति बिरादरी के लोगों पर विश्वास करके मोहन को पढ़ने के लिए जब शहर भेजते हैं तो कैसे एक होनहार बच्चा, एक बालक, उसकी अच्छी तरह से परवरिश या अच्छी तरह से देख रेख न होने के कारण बाध्य होकर उसी पेशे में जाना पड़ता है। मैं उस पेशे का तो समर्थन करता हूं कि कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं इस घटनाक्रम में इस विषय का उल्लेख करना चाहता हूं कि एक होनहार बालक को भी परिस्थितियां क्या करती हैं जो किसी अच्छे पदों पर जा सकता था उसे बाध्य कर देती है लोहे से जुड़े पेशे में जाने के लिए। मैंने लोहे को आकार देकर या लोहे पर धार चलाने से लेकर इन सभी कार्यों में जो एक लोहार का कार्य होता है उस कार्य में उसे जाने के लिए बाध्य कर देती है। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। मैंने वहां पे यजमान के घर जाकर उनको रुद्राभिषेक की एक पूजा होता है, शंकर भगवान का नाम से संबंध है रुद्राभिषेक, तो वही बोल रहे हैं उसका पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं रही। मैंने अब मेरे शरीर में इतनी ताकत, दम नहीं रहा, बल नहीं रहा कि उतना दूर जाकर पूजा पाठ करूं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता, और बल है अचानक यजमानों को मना भी नहीं किया जा सकता। मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है, आ गया वो विषय जिसमें मैं भी चर्चा कर रहा था, और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। यही कारण है कि चूंकि उसको उसमें रुचि नहीं थी तो पिता की बातों में न तो वो हाँ करता है ना करता है। जैसे पिताजी बातें कर रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। माने उसका उत्तर कोई भी मोहन के द्वारा नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोगों से मैं पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों से कोई बातें कर रहा हूँ या आप लोग मुझसे कोई बातें कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को उत्तर न दें, एक दूसरे को जवाब न दें, तो उन बातों का क्या औचित्य रह गया, क्या महत्व रह गया? कुछ नहीं, बातें हवा में घूमते रह गई। तो जब बंसीधर जी ने कहा तो मोहन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया उनकी बातों का, इसीलिए बोला जा रहा है कि अनुत्तरित रह गई, माने उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। देखिए यहाँ पे इशारा दो तरफ हो रहा है। एक तो वो हंसुए को लेकर चलता है खेत में जो घासें उगाई हैं उनको काटने के लिए, लेकिन जब उस पर हाथ फेरता है तो इस समय तो उसमें वो धार नहीं रह गई कि जिससे वो घासों को काट सके। ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया कि एक मेधावी छात्र कैसे उस जगह से, माने जिस जगह पर उसे पहुंचना चाहिए था उस जगह पर ना जाकर, या कैसे उसकी उस
तीक्ष्ण बुद्धि, यानी वो जो पढ़ने में उतना होशियार था, पढ़ने में जो उतना तेज था, कैसे उसकी बुद्धि वो कुंद पड़ गई है, कैसे वह जगह से उसे अपने आप को अलग कर लेना पड़ा है। यानी यहाँ पे एक तो सामान्य अर्थ में है, हसुए के संदर्भ में है, और दूसरा मोहन के संदर्भ में। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा, कनिस्तर माने टीने का एक कोई वस्तु है जिसपे वो बैठा हुआ था, उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। पारखी माने निपुण, निगाह माने नजरों से देख रहा था। माने मोहन चुपचाप एक कनिस्टर माने टीने का, मान लीजिए टूल टाइप में जैसे होता है उस तरह था, उस पर बैठा हुआ था, और वहां से मोहन धनराम के कार्यों को देख रहा था। अब देखिए, जब मित्र दो मिलेंगे पुराने तो पुरानी बातें पर चर्चा होगी ही। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा, क्योंकि वो शहर से आया था। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब यानी मास्टर साहब, भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मैंने नियम कानून के बहुत सख्त पालन करने वाले व्यक्ति थे मास्टर साहब, तो इसीलिए बोलते हैं कि त्रिलोक सिंह की अभी भी वो जो छड़ी है, जो उनकी जो मार है, अभी भी याद आती है। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, मैंने पुरानी यादों में, स्मृतियों में चले गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर अब बताया जा रहा है त्रिलोक सिंह के बारे में, उनका व्यक्तिगत परिचय किया जा रहा है। त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं, माने चारों तरफ से जो दीवार थी उसके भीतर जब प्रवेश करते हैं, थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी, माने इधर उधर दौड़ने भागने वाले बच्चे, उछल कूद मचाने वाले बच्चे, शोरगुल करने वाले बच्चे, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, माने चारों तरफ सन्नाटा, शांति स्थापित हो गया हो। क्यों? उनकी उस छड़ी की मार की भय से। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, जोर से आवाज देकर, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कि तुम लोगों को, माने उनकी आवाज भारी करके, प्रार्थना तुम लोगों ने जो होती है सुबह प्रातःकालीन, वो कर ली है? तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर अगली कक्षा में हम लोग इसके बाकी के गद्यांशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।